बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। कैसे हैं स्टूडेंट? खैर वफ़ियत से होंगे। आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 12 शुरू करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सी कंसेप्चुअल चीज़ें सीखी हैं और आई होप कि आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप साथ साथ बेटा प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर आपको एज सच को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। साथ साथ आप अपने सिस्टम पे कोड ब्लॉक इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखें। हमने लास्ट टाइम जो है बेसिक जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था गेट सी एच, गेट लेना सी एच करैक्टर। फिर हमने देखा था कि जो गेट सी एच है ये सिर्फ एक सिंगल करैक्टर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसमें हमने बताया था कि जो हेडर फाइल है वो canonier.h यूज़ होती है। और फिर डिफरेंस पे बात की थी कि स्कैनफ और गेट सी एच में क्या फ़र्क है। जो स्कैनफ है उसमें हम जो भी करैक्टर देते हैं उसको देने के बाद वो करैक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होता है और हम एंटर की प्रेस करते हैं तो फिर करैक्टर जो है आगे वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। जबकि जो गेट सी एच फंक्शन है उसमें हम करैक्टर देते हैं वो टाइप शुदा करैक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। गेट सी एच फंक्शन उस फंक्शन को लेने के बाद राइट टू लेफ्ट किसी वेरिएबल देता, ये भी किसी वेरिएबल को असाइन करते, दोनों ही फंक्शन वैल्यू किसी वेरिएबल को ही असाइन करते, दोनों में ये सेम बात ये भी है। मगर वो ये है कि एंटर की प्रेस करने के बाद फिर वेरिएबल को असाइन कर रहा होता है, जबकि इसमें जैसे हम करैक्टर देंगे ये खुद ही लेने के बाद उसको वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवा देता है। और फिर इसके हमने कुछ प्रोग्राम्स भी देखे। तो आइए हम अगला लेक्चर आज का शुरू करते हैं। जी बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 12 शुरू करेंगे, चैप्टर 2 का। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम बेटा शुरू करेंगे एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। ये हम कुछ थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर मैंने चाहा कि इसको दोबारा हम स्टार्ट से, ताकि टॉपिक वाइज आपको पता चले हर लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो एस्केप सीक्वेंस हम जब से हमने प्रिंट एफ फंक्शन शुरू किया था उस वक्त से हम एस्केप सीक्वेंस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे लगे हुए थे। तो इसका बड़ी हद तक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी ही है, ठीक है। जैसे एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन, दे फोर्स प्रिंट एफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट। वैसे तो प्रिंट एफ अपने नॉर्मल तरीके से आउटपुट शो करता है, मगर हम चाहते हैं कि जो उसका आउटपुट बिहेवियर उसको चेंज करें, कि मैं अपनी मर्ज़ी से चाहता हूँ अगली लाइन पे चले जाए, 8 कॉलम छोड़ के स्पेसेस दे मुझे, ठीक है। और मैं जैसे इनपुट करवाऊँ तो मुझे अलर्ट बेल दे, या मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आउटपुट दूँ तो मेरा जैसे बैक / बी हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा किया भी था कि एक करैक्टर डिलीट हो जाए। इस तरह बहुत से एस्केप सीक्वेंस हैं। इसमें जो फर्स्ट करैक्टर होता है बेटा एस्केप सीक्वेंस में बैक / होता है, और सेकंड करैक्टर जो है वो कोई भी अल्फ़ाबेट होगा और जो कि उसकी फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने स्क्रीन देखी थी कि बैक/ए प्रोड्यूस अलर्ट बेल साउंड, यानी हम चाहते हैं कि जैसे मैं इनपुट दूं और मुझे साथ जो बेल की आवाज़ भी आए, साउंड की आवाज़ भी आए, तो उसके लिए हम ये बैक/ए एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। फिर बैक/बी मूव करैक्टर बैकवर्ड बाई 1 पोजीशन, यानी एक करैक्टर पीछे को लेके जाने के लिए, यानी पीछे वाला करैक्टर डिलीट हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम किया भी था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ये बैक/बी वही मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, तो ये क्या करेगा, बैक/बी यहाँ से ये आई को डिलीट कर देगा, ठीक है। बैक स्पेस मीन पीछे आ जाना। तो देखें, अब अगर आप आउटपुट गौर से देखें तो ये देखें UN और उसने आई को डिलीट कर दिया। मैंने बीच में स्पेस भी दे दिया ताकि आपको वाज़े क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम चूँकि परफॉर्म किया था तो मैंने आपको साथ दिखा दिया। बैक/N मीन न्यू लाइन। वैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है मेरी, जो मैं N डाल देता हूँ। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। वैसे मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ जी प्रिंट एफ यूनिक, ठीक है जी। इसको मैंने डबल कोटेशन में बंद किया और ये हो गया और ये मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने कहा जी प्रिंट एफ, फिर इसको मैं डबल कोटेशन में बंद करता हूँ और स्कूल, ये लें जी। अब देखें, मैंने ये 2 अलग-अलग लाइनों पे होना तो ये चाहिए कि एक लाइन पे यूनिक प्रिंट करवाए और अगली लाइन पे जाके स्कूल प्रिंट करवाए, जबकि ऐसा नहीं होगा। ज़रा देखिएगा, मैं इसको आपको अभी रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखें उसने क्या किया, ये एक ही लाइन में नज़र आ रहा है यूनिक, और कोई उसने गैप नहीं दिया हुआ, उसने कोई गैप नहीं दिया हुआ और एक ही लाइन में उसने प्रिंट करवाया हुआ है। ये देखें यूनिक और स्कूल,
एक ही लाइन में आया हुआ है। जबकि मैंने तो दो प्रिंट एफ यूज़ किए थे कि पहली लाइन पे ये यूज़ किया था, दूसरी पे यू यूज़ किया था, तो ये दो अलग लाइनों पे, जबकि सी लैंग्वेज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। उसके लिए हमें अपना जो है वो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब एस्केप सीक्वेंस इसके लिए क्या होगा, \n न्यू लाइन, मुझे उसको कहना पड़ेगा कि भाई यूनिक तुम अलहदा लाइन में प्रिंट करवाओ, फिर यहाँ पे आके \n नई लाइन पे जाओ और फिर स्कूल प्रिंट करवाओ। आज जरा देखिएगा, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब देखें यूनिक और नीचे स्कूल प्रिंट हुआ हुआ। तो \n जो है बेटा, ये न्यू लाइन अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये बेसिकली जो आपका न्यू लाइन के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह टैब मूव कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजेंटल टैबुलर पोजीशन, तकरीबन 8 कॉलम लेके जाएगा। इसी को प्रोग्राम को हम बदल लेते हैं, ज़रा देखिएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ करता हूँ जी यूनिक। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं टैब की फॉर्म में लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ जी ये स्कूल, ये वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ टैब लगाना चाह रहा हूँ, देखिएगा मैं क्या करता हूँ, टैब। अब टैब की आपको पता है ये तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट 8 स्पेसेस जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में जंप करवाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, अब देखें ये यूनिक और ये तकरीबन 8 स्पेसेस छोड़ के ये क्या प्रिंट करवा रहा है, स्कूल। मैं चाह रहा हूँ कि एक टैब और डाल दे, तो एक और डाल देंगे, ये ले Ctrl+S सेव कंपाइल, कोई एरर नहीं। अब देखें ये 2 टैब आ गई। तो ये जितनी मर्ज़ी आप स्पेसेस उसको छोड़ते जाएं, ठीक है। आप टैब फंक्शन से जितनी मर्ज़ी 8 कॉलम जो है वो जंप करवाता जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इसको देखिएगा, क्योंकि हमारे जो डिस्कशन उसने की है दो ही एस्केप सीक्वेंस की है। देखें ये टैब उतना ही आ गया, तो इस तरह ये आपको मूव करता जाएगा। ये देखें, अच्छा जब NT, अगर मैं 2 प्रोड्यूस \, अगर मैं 2 \, को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये 2 \, बीच में डाल दूँगा और \, उसके ऊपर सिंगल कोटेशन, प्रोड्यूस है सिंगल कोड प्रिंट करवाने के लिए। और अगर \, के साथ मैं 2 कोटेशन डाल दूंगा, 2 जो है वो कोटेशन। अब इसकी प्रैक्टिकली आपकी सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकली उसने जो है सिर्फ N और T, मगर इसको MCQ में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। A जो है वो प्रोड्यूस अलर्ट बेल, B कैरेक्टर बैकस्पेस मूव करने के लिए, N नई लाइन पे लाने के लिए, T नेक्स्ट हॉरिजेंटल टैबुलर पोजीशन पे 2 \, डालेंगे तो प्रोड्यूस है \, यानी प्रिंट के साथ 2 \, भी आ जाएंगे। फिर \, और सिंगल कोट, ठीक है, \, और सिंगल प्रोड्यूस है सिंगल कोट, प्रिंट में सिंगल कोट आ जाएगा। फिर \, डबल कोटेशन, तो प्रोड्यूस डबल कोटेशन मार्क। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके आउटपुट है वो डबल कोटेशन में आए तो आपने ये वाला जो है वो एस्केप सीक्वेंस जो इस्तेमाल करना। अब आगे इसकी प्रैक्टिकली है जो हम अभी कर चुके हैं। सबसे पहले न्यू लाइन \n आफ्टर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर n स्पेसिफाई द मूवमेंट ऑफ कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए। अब नीचे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, अब इसको हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। #include stdio.h आपकी हेडर फाइल है। वाइड मेन फंक्शन, प्रिंट एफ माई नेम इज़ जुल्फ़कार अली, \n नई लाइन पे जाए और क्या प्रिंट करे, I live in लाहौर। तो अब देखें पहले उसने माई नेम इज़ जुल्फ़कार अली स्क्रीन पे प्रिंट करवाया हुआ है और नई लाइन पे जाके उसने क्या प्रिंट करवाया, I live in लाहौर। इस तरह दूसरा है टैब, एस्केप सीक्वेंस टैब स्पेसिफाई द इनपुट आउटपुट फंक्शन मूवमेंट टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजॉन्टल। आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट 8 स्पेसेस का होता है, ठीक है। ये टैब की भी कीबोर्ड के ऊपर होती है, जिसको एक दफ़ा जंप करने से 8 स्पेसेस जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव होते हैं। ए टैब स्टॉप इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 स्पेसेस। अब देखिए यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा, बात आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले प्रिंट एफ नेम, बाय डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ देखें कोई हमने इस पर नेम प्रिंट करवा दिया। फिर कॉलन डाल के \t टैब 8 स्पेसेस छोड़ते हुए, या बीच में उसने 8 स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, क्या प्रिंट करवाया हुआ है, जुल्फ़कार। ये देखिए जुल्फ़कार स्क्रीन पे आ गया इस जगह पे आउटपुट में। फिर \n नई लाइन पे आ गया,
बैक स्लैश एन कहाँ पे आ गया, न्यू लाइन पे। क्या प्रिंट किया, फादर ने, ये फादर ने प्रिंट करवा दिया, साथ कॉलन आ गया। फिर बैक स्लैश टी 8 कॉलम छोड़ते हुए, 8 स्पेसेस छोड़ते हुए उसने क्या प्रिंट करवाया, रमज़ान। फिर बैक स्लैश एन न्यू लाइन, फिर नई लाइन पे आ गया, क्या प्रिंट करवाया, मार्क्स, ये देखें यहाँ पे मार्क्स प्रिंट किया हुआ है। और फिर 850 यानी टैब छोड़ के ये नंबर प्रिंट करवाए हुए। तो आपने इसको प्रैक्टिकली भी करके देखना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकली बेटा करते जाएंगे, आपको बेटा उतना ही फ़ायदा होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देता हूँ। बस सपोज़ करें कि मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको वहाँ अपने कोड ब्लॉक में जाके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ, ये ले इसकी थोड़ी सी सेटिंग, और ये लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये इसको क्लोज़ कर देते हैं, कंपाइल। तो यहाँ क्या एरर दे रहा है जी, हम देखते हैं अभी। प्रिंट एफ, हाँ जी, दोबारा इसको कॉपी करें और अच्छा, इसको हम दोबारा जो है ना टाइप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोटेशन, नेम, ये मैंने नेम ले लिया, फिर कॉलन, फिर बैक स्लैश टी यानी न्यू टैब, और क्या प्रिंट करें, ठीक है। फिर बैक स्लैश एन न्यू लाइन, और फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करें, फादर नेम, ठीक है जी। फिर कॉलन, फिर बैक स्लैश टी टैब, और क्या प्रिंट करें जी, रमज़ान, ठीक है जी। और फिर बैक स्लैश एन न्यू लाइन, और क्या प्रिंट करें जी, मार्क्स, ठीक है जी। फिर कॉलन, फिर बैक स्लैश टी टैब पे जाए और क्या प्रिंट करें जी, 850, ये 850 आ गया। डबल कोटेशन हमारी ऑलरेडी बंद है, और ये हो गया, और इसको हम सेमी कॉलन को ये, और यहाँ पे इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा, कंट्रोल एस, एस्केप, और ये देखें अब मुझे आउटपुट सही दे रहा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा coninium.h लगा लूँ यहाँ पे, ताकि आपको आउटपुट सही नज़र आए। हैश इंक्लूड और conio.h, coninium.h आ गया, और यहाँ पे आप इसके नीचे गेट ch लगा लें, गेट ch, और यहाँ पे आपका ये सेमी कॉलन आ गया। फिर कंट्रोल एस करें, कंपाइल करें, और देखें ये अब आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट जो उसकी आई हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह आप इसको टाइप कर करके बेटा साथ ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर साइन यानी सेमी कॉलन ज़रूर लगाएं। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम की आउटपुट सही नहीं आएगी, कंपाइलर आपको एरर देगा। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ आइडेंटिफायर फॉर द कंपाइलर विच आइडेंटिफाई ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन के, जो प्रोग्राम के एंड को शो करता है कि प्रोग्राम की जो लाइन एंड हो गई। इन सी लैंग्वेज सेमी कॉलन इज यूज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो सी लैंग्वेज है ये एज अ सेमी कॉलन जो है ये एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ हो रहा है। इफ़ वी डू नॉट एंड ई स्टेटमेंट विद द इट रिजल्ट इनटू एरर, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है। अब बेटा अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटर। An operator is a symbol used to command the computer to perform certain mathematical logical operation on data। अब ऑपरेटर जो है बेसिकली सिम्बल्स हैं, कमांड्स हैं जो डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बेटा हमारे पास ऑपरेटर जो हैं वो कितने किस्म के हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर,
अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली क्या है? इज़ अ सिंबल टू कमांड द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? कमांड देते हैं। किसके लिए? कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल वर्किंग करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? कमांड देते हैं, और जो है उसके मुताबिक उसको परफॉर्म करता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन कर, नाम से ज़रा देने वाला। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे बेटा जो इज इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम शुरू से ये भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि जो आपका इज इक्वल टू है इसको बेटा हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं वेरिएबल लेके लेता हूँ p इज इक्वल टू 50। अब बेटा यहाँ पे 50 क्या है? मेरा कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट है, p मेरा वेरिएबल है, और सारे इसमें टाइप डिक्लेयर करवाता हूँ इंट, यानी इंट जो है इसकी डाटा टाइप है। तो ये जो इज इक्वल टू है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे क्या मुराद है कि जो 50 है वो p को असाइन हो रहा है, और अगर हम दरमियान में ये इज इक्वल टू, मैं आपके सामने लिखता हूँ p50, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, कि क्या चीज़ है जी। ये वेरिएबल का नाम तो हो सकता है, मगर इज इक्वल टू डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि वैल्यू राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल p के अंदर स्टोर हो रही है। तो इज इक्वल टू बेटा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल भी दी हुई है, इंट डाटा टाइप है, नम वेरिएबल का नाम है, 100 कांस्टेंट है, ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो हम लाजमी लगाएंगे। ये दरमियान में ये वाला जो इज इक्वल टू है ये, इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाला ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे क्या मुराद है कि 100 किसको मिल रहा है? नम को, यानी नम की वैल्यू जो है, जो नम एक वेरिएबल है जो हमने उस लोकेशन का नाम दिया, और उसकी लोकेशन में क्या स्टोर हो रहा है? 100 स्टोर है, उसके सेल में 100 स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है वेरिएबल बेसिकली क्या है? लोकेशन, और उनको हम लेबल करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, ये एक एग्जांपल है, ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यू ऑफ द इंटीजर वेरिएबल, कि आप दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करें। ये स्वैप से क्या मुराद है कि अगर n की वैल्यू आपने 200 दी, n2 की वैल्यू आपने 100 दी है, तो उसको इंटरचेंज कर दे आपस में, 200 यहाँ आ जाए और 100 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर ले, फिर मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने एक वेरिएबल n1 लिया हुआ, एक n2 लिया हुआ, और एक तीसरा वेरिएबल लिया हुआ मैंने टेम्प। मैं चाहता क्या हूँ कि इनकी वैल्यू आपस में जो है वो इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज कैसे हो, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो n1 की वैल्यू है वो राइट टू लेफ़्ट असाइन करवा दी एक वेरिएबल टेम्प को। अब n1 की वैल्यू क्या? 100। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्प की वैल्यू, टेम्प एक मेरा वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू मैंने राइट टू लेफ़्ट क्या असाइन करवा दी है? 100। ये देखें इस जगह पे कि n1 की जो वैल्यू 100 थी वो मैंने टेम्प को भी असाइन करवा दी। अब n1 के पास कुछ नहीं है, n1 चूँकि n1 के पास 100 था, n1 ने अपनी वैल्यू टेम्प को दे दी, तो n1 क्या हो गया? खाली, n1 के पास कुछ नहीं है। तो दूसरी लाइन पे जाके मैंने n2 की वैल्यू n1 को दे दी। अब n2 की वैल्यू क्या थी? 200। तो जो 200 है वो किसके पास आ गया? यानी n2 ने अपनी वैल्यू किसको साइन करवा दी? n1। तो n1 के पास बेटा क्या आ गया? n1 के पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, n1 के पास बेटा आ गया 200। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्या हुआ? अब जो टेम्प है, अब टेम्प के पास क्या पड़ा हुआ था? 100। टेम्प के पास 100 था, तो टेम्प ने अपनी वैल्यू राइट टू लेफ्ट किसको साइन करवा दी? n2 को। तो बेटा n2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? 100। अब देखिए वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे n1 की वैल्यू 100 थी, जबकि n1 की अब वैल्यू क्या है? 200। यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या थी? 200। अब n2 की वैल्यू क्या होगी? 100। तो वैल्यू आपस में इंटरचेंज होगी। और उसके बाद देखिए हमने उसको क्या करवा दिया, ये %d फॉर्मेट्स पे न्यू लाइन,
उसको प्रिंट करवा दिया। आइए इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं और इसको हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। यहाँ पे इसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास प्रोग्राम अवेलेबल है, देखिए मैंने इसको टाइप यहाँ किया हुआ है। अब इसको सिर्फ मैं हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड और convenio.h, उसके बाद यहाँ पे गेट ch भी लगा देता हूँ, गेट ch, और यहाँ पे मैं इसको सेव। अब देखिए सेम मैं बात आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, n1 की वैल्यू 100 है, n2 की वैल्यू 200 है। ये एक वेरिएबल टेम्प है जो इंटरचेंज करने के लिए यूज़ होता है। n1 वाले ने पहले वैल्यू अपने टेम्प को दे दी, यानी n1 की वैल्यू क्या 100 किसको मिल गई 100 को। फिर n2 ने, अब चूँकि n1 खाली हो चुका है, n1 ने 100 अपना टेम्प को दे दिया, तो फिर n2 के पास जो 200 था उसने राइट टू लेफ्ट n1 को दे दिया। अब टेम्प ने, अब n2 खाली हो चुका है, तो n2 ने अपनी वैल्यू जो है वो, जो टेम्प ने अपनी वैल्यू n2 को दे दी। और देखिए उसको आप चला के देखते हैं। अब देखें प्रोग्रामिंग बेटा आपको सिर्फ उस सूरत में आएगी जब आप अच्छी तरह फोकस करके समझेंगे। अब देखिए वैल्यू ऑफ n1 आफ्टर स्वैपिंग इज़ 200, यानी जबकि n1 की वैल्यू क्या थी 100 थी, और वैल्यू ऑफ n2 आफ्टर स्वैपिंग इज़ 100। तो वैल्यू आपस में देखें स्टूडेंट इंटरचेंज हो गई। ठीक है, बात आपको क्लियर होगी यकीनन। और ये कंसेप्ट भी आपका, इसका ये आपका एक्सरसाइज का आपकी टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब हम बेटा बात करते हैं जो हमारे, अच्छा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज हम देखते हैं पहले आज हमने क्या पढ़ा। तो देखें आज हमने बेटा अपना ऑपरेटर वाला बेसिक, एक तो हमने बात की कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाते हैं। जब तक हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे नहीं लगाएंगे तो आपका कंपाइलर जो आपको एरर देगा। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू कमांड द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टन मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा, यानी डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ऑपरेटर कितने किस्म के होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ज़ाहिर ऐसा ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करवाता है, या एक वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल को भी असाइन हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे सपोज़ करें कि एक वेरिएबल जो है मेरे पास p इज़ इक्वल टू a, इससे क्या मुराद है कि a की कोई भी वैल्यू है, सपोज़ a की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 100 है, तो आप उसने अपनी जो 100 वैल्यू है वो किसको असाइन करवाई है? p को। तो एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल इंट नम इज इक्वल टू 100, इससे क्या मुराद है कि 100 जो है वो राइट टू लेफ्ट किसको मिल रहा है? इस वेरिएबल नम को। ठीक है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था, फिर हमने ये एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने दो वैल्यूज़ को स्वैप किया था। मैंने बताया था कि n1 100, n2 200, टेम्प की वैल्यू n1 ने पहली वैल्यू, या अब टेम्प यहाँ पे वैल्यू टेम्परेरी से, मैंने कहा था अच्छा प्रोग्रामर कौन सा है जो वेरिएबल थोड़े से रिलेटेड लेता है। टेम्प यानी टेम्परेरी, मैंने भाई एक जो है वो अगर दो बंदे दोनों के हाथ में कोई चीज़ है, सपोज करें मार्कर है, ठीक है, तो हमने आपस में इंटरचेंज करनी है, तो दरमियान में हम क्या करेंगे? तीसरा बंदा रखेंगे कि पहले वो मार्कर उसको दे देगा, मैं अपना मार्कर उसको अब दूसरे बंदे को दे दूंगा, और फिर तीसरे बंदे से वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। तो बिल्कुल यही काम हुआ है कि n1 100, n2 200, टेम्प, n1 ने पहले अपनी वैल्यू टेम्प को दे दी, n1 खाली हो गया, तो अब 100 किसके पास पड़ा? टेम्प के पास। अब चूँकि n1 खाली था, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ था, n2 ने अपनी वैल्यू n1 को दे दी। अब n2 खाली था, तो टेम्प ने जो टेम्परेरी वैल्यू उसके अंदर 100 पड़ी हुई थी उसने दे दी, यहाँ दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया। तो इंशाल्लाह अर्थमेटिक ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था आपका लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।